हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो है वो हमारा सेकंड नंबर लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है? और आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो जीएस के फैक्ट्स देखेंगे। और ये आपका रैपिड रिवीजन क्लास है, तो इसको आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मान लीजिए आपका कोई टॉपिक छूट भी रहा होगा, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या टॉपिक छूट रहा है, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ना, ये डेट वाले क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं मैथ्स द कॉलम में, और फिर जो है अरेंज करने के लिए भी पूछ देता है। जैसे देखिए, यहाँ लिखा है कि तिथि क्रमानुसार पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का इतिहास निम्नानुसार है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिखा है 1861 में सेंट्रल प्रोविंस का गठन हुआ था। किसका गठन हुआ था? सेंट्रल प्रोविंस का। फिर 1862 में सेंट्रल प्रोविंस में छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा दिया गया था, और इसमें 3 जिले थे। कौन कौन से 3 जिले? रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। याद रखिएगा, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। ये क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज में भी बनाया जा सकता है कि जब सेंट्रल प्रोविंस बनाया गया था तो उस टाइम पे छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा दिया गया था, तो उसमें कुल कितने जिले थे और या फिर कौन कौन से थे? तो ऐसे 4 ऑप्शंस रहेंगे और आपको इजीली एक ऑप्शन एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा, इसलिए आपको पता होना चाहिए। रायपुर, बिलासपुर तो आप लोग गैस कर देंगे, लेकिन संबलपुर शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो तीनों आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। आगे देखिए, आगे है 1905 में बंगाल प्रांत एवं सेंट्रल प्रोविंस का पुनर्गठन, वर्तमान छत्तीसगढ़ की सीमाएं उसमें सुस्पष्ट की गई थी। फिर 1918 में है पंडित सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट रेखा चित्र खींचा था। उसके बाद 1924 में है रायपुर जिला परिषद के द्वारा संकल्प पारित कर पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग। उसके बाद है 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में मांग। फिर देखिए 1953 फजल अली की अध्यक्षता में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन हेतु गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष में मांग प्रस्तुत की गई थी। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा 1918 का है, जब पंडित सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट रेखा चित्र खींचा था। ठीक है, फिर ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1956 में 18 जनवरी 1956 को डॉक्टर खूबचंद बघेल की अध्यक्षता में राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया था। कहाँ किया गया था? राजनांदगांव में। किसने किया था? डॉक्टर खूबचंद बघेल ने। 2 क्वेश्चन बनता है। फिर देखिए, महासचिव कौन थे उस टाइम पे? दशरथ चौबे, केयूर भूषण और हरि ठाकुर आदि नेताओं द्वारा छत्तीसगढ़ की मांग यहाँ पर की गई थी। फिर 1956 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा बना था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कब बना था? 1956 में। इसको आप अभी के अभी नोट करेंगे, वरना बाद में भूल जाएंगे। आगे देखिए, 1967 में रायपुर में सम्मेलन और राष्ट्रपति से पृथक राज्य की मांग। फिर 1967 में है राज्यसभा सदस्य डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा छत्तीसगढ़ भ्रातृ संघ की स्थापना। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जिस पर मैंने टिक किया है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इस पर मैंने डबल टिक किया है। फिर देखिए 1994 में क्या हुआ था? विधायक गोपाल परमार का मध्य प्रदेश विधानसभा में अशासकीय संकल्प पारित किया गया था। एक प्राइवेट मोशन पारित किया गया था। ये एक बार में आपको याद नहीं होगा, भले मैं कितना भी आपको पढ़कर बता दूं, ये आपको बार बार खुद से प्रैक्टिस करना होगा। आगे देखिए, 1998 में 1 मई को मध्य प्रदेश विधानसभा ने शासकीय संकल्प पारित किया था। इससे पहले राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ बनाने की प्रतिबद्धता अपने अभिभाषण में व्यक्त की थी। फिर आगे देखिए क्या लिखा है 1998 में 1 सितंबर को राज्य विधानसभा ने राष्ट्रपति के द्वारा भेजे मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 1998 में लगभग 40 संशोधनों के साथ वापस राष्ट्रपति को भेजा था। फिर 2000 में क्या हुआ था? 25 जुलाई को गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने पृथक छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के लिए लोकसभा में मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 प्रस्तुत किया गया था। और इसी जो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम है, उससे ही क्या बनाया गया था? वापस से छत्तीसगढ़ भी बना था, ठीक है, अलग होकर। फिर देखिए 31 जुलाई को लोकसभा में विधेयक पारित हुआ था। 9 अगस्त को राज्यसभा में भी एक संशोधन के साथ ये पारित हुआ। फिर 10 अगस्त को राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधन को लोकसभा ने स्वीकार कर लिया था। फिर 25 अगस्त
को भारत के राष्ट्रपति उस टाइम पे श्री के.आर. नारायण थे। उनके हस्ताक्षर के पश्चात यह मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 बना, जो भारत के राजपत्र में अधिनियम संख्या 28 वर्ष 2000 के रूप में अधिसूचित हुआ था। तो यहाँ पर आपको प्रेसिडेंट का नेम जो है वो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से पृथक होकर उस टाइम पे छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना था। फिर आगे देखिए क्या लिखा है। छत्तीसगढ़ का निर्माण मध्य प्रदेश के 3 संभागों के 16 जिलों, 96 तहसीलों, 146 विकास खंडों से किया गया था। तो यहाँ पर ये मूल रूप की बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर देखा जाए मूल रूप से कितने संभाग थे छत्तीसगढ़ में? 3 संभाग, ठीक है। कितने जिले थे मूल रूप से? 16 जिले थे, जो कि वर्तमान में कितना है? 33 है। फिर कितने तहसील थे? 96 तहसील थे। ये आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। 146 विकास खंड है, ठीक है। उस टाइम पे राजधानी रायपुर को बनाया गया था और बिलासपुर में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अब आगे देखिए, 1 नवंबर 2000 को निम्न प्रशासनिक इकाइयों से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था। जो मैंने आपको ऊपर बताया वही लिखा है टेबल में, इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। तहसीलों की संख्या 96 है और विकास खंडों की संख्या 146 है। फिर 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ में संभाग एवं उनके अधीनस्थ जिले। रायपुर संभाग में कौन कौन से जिले थे? रायपुर, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग, राजनांदगांव और कवर्धा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर इसको आप ऐसे ना ट्रिक भी बना के याद कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसको आप ऐसे बोल दिए कि राधा महासमुंद में दुर्गा जी की आरती कर रही है, ठीक है, कर रही है से कवर्धा हो जाएगा। इस तरीके से आप ऐसे बना सकते हैं। फिर बिलासपुर संभाग, बिलासपुर में कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़ है, जशपुर है और कोरिया और सरगुजा है। बस्तर संभाग में बस्तर है, कांकेर है और दंतेवाड़ा। अब हम लोग देख लेते हैं छत्तीसगढ़ का सीमा और उसका विस्तार। जैसे यहाँ पर लिखा है ना कि छत्तीसगढ़ राज्य का जो क्षेत्रफल है वो 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है। कौन सी जनगणना के हिसाब से? 2011 की जनगणना के हिसाब से। फिर आगे देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार छत्तीसगढ़ का देश में 10वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 10वां स्थान। याद रखना है क्षेत्रफल के अनुसार। फिर उसके बाद है छत्तीसगढ़ राज्य। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य देश के दक्कन पठार से लगा हुआ प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। याद रखिएगा, किससे लगा हुआ है? दक्कन के पठार से लगा हुआ प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति जो है वो सी हॉर्स मछली, जिसे आप हिप्पोकैम्पस कूड़ा और सी हॉर्स कहते हैं, ठीक है, उसके समान है। आप ये देख भी सकते हैं। छत्तीसगढ़ की आकृति भी आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से करके, है ना। तो ये से हम बोलते हैं कि ये सी हॉर्स के समान है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए लिखा है, छत्तीसगढ़ एक भू आवेष्टित प्रदेश है जिसका कोई समुद्र तट नहीं है। इसकी सीमा किसी दूसरे देश की सीमा से भी नहीं लगती। आप देखेंगे कि मान लीजिए ये आपका भारत का मैप है, ठीक है। ये भारत के मैप में अगर आप देखिए तो आपको छत्तीसगढ़ यहाँ पर दिखाई देगा, जो कि अन्य स्टेटों से क्या है? घिरा हुआ है। इसी वजह से इसे बोला गया है कि ये भू आवेष्टित है। क्या है? भू आवेष्टित है। फिर आगे देखिए, छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से लगा हुआ है? तो 7 राज्यों से लगा हुआ है। फर्स्ट है उत्तर प्रदेश, सेकंड है झारखंड, फिर उड़ीसा है और फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ के निम्न 9 जिलों की सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती है। वो है सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, रायपुर, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद और दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ के ये ऐसे 9 जिले हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती है। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ के 18 जिलों की जो सीमाएं हैं वो अन्य राज्यों से लगी हुई है। फिर आगे देखिए, 3 राज्यों से संलग्न सीमा में है बलरामपुर और रामानुजगंज और सुकमा, ठीक है। फिर उसके बाद है 2 राज्यों से लगा हुआ जिला राजनांदगांव। राजनांदगांव 2 राज्यों से मतलब लगा हुआ है। एक है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बीजापुर महाराष्ट्र, तेलंगाना से। जशपुर जो है उड़ीसा और झारखंड से लगा हुआ है। और 3 राज्यों से कौन कौन सा लगा है? बलरामपुर और रामानुजगंज और सुकमा। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा उड़ीसा के साथ है,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा आंध्र प्रदेश के साथ है। फिर छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला जो है वो धमतरी के साथ है। देख भी सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, किस तरीके से छत्तीसगढ़ के उत्तर में उत्तर प्रदेश है। फिर छत्तीसगढ़ के पूर्व में एक तरीके से देखा जाए तो झारखंड है, वेस्ट में मध्य प्रदेश है। फिर देखिए आपको इस साइड पे उड़ीसा भी दिखाई दे रहा होगा, ईस्टर्न साइड पे। वेस्टर्न पे यहाँ पर आपको महाराष्ट्र दिखाई दे रहा होगा और इसके साउथ में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से भी इसकी सीमा जो है वो टच होती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की इस तरीके से कुल 7 स्टेट हैं जिसकी जो सीमा है वह छत्तीसगढ़ से लगती है। फिर देखिए इसके आगे जो है वो राज्य प्रतीक है। राज्य प्रतीक को भी एक बार देख लेते हैं। जैसे राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या है, देखिए तो राज्य के प्रतीक चिन्हों में छत्तीसगढ़ यानी किलों के बीच में एक सुरक्षित विकास की अदम्य आकांक्षा को दर्शाता हुआ एक गोलाकार चिन्ह है। ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया है। जिसके मध्य में भारत का प्रतीक अशोक स्तंभ है, जिसमें कि दृश्यमान 3 शेर, आदर्श वाक्य, सत्यमेव जयते, मैंने आपको बताया था कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फिर देखिए राज्य की प्रमुख फसल धान की सुनहरी बालियाँ दोनों ओर बनी हुई है। उसके बाद भरपूर ऊर्जा के प्रतीकों के बीच यहाँ पर आपके ऊर्जा को दर्शाया गया है ना, ऐसे करके, ठीक है। फिर राष्ट्र ध्वज के 3 रंगों से छत्तीसगढ़ की नदियों को रेखांकित करती यहाँ पर लहरें भी बनाई गई है। बाकी एक बार राजकीय पक्षी को भी देख लेते हैं। राज्य का राजकीय पक्षी बस्तर की पहाड़ी मैना यानी हिल मैना है, उसे घोषित किया गया। इस पक्षी का जो अस्तित्व है वर्तमान में क्या है, संकट में है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पहाड़ी मैना को संरक्षित किया जा रहा है। फिर देखिए बस्तर पहाड़ी मैना का संरक्षण है और पहाड़ी मैना का वर्तमान में मुख्य विचरण क्षेत्र दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, जगदलपुर, कांगेर घाटी, गुप्तेश्वर, तिरिया, कुंचा आदि वन क्षेत्र है। मैना के बारे में स्थानीय स्तर की जानकारियों का संकलन, कार्यशालाओं का आयोजन, मैना से संबंधित साहित्य का वितरण, राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत मैना के देखे जाने के अभिलेखीकरण आदि कार्य संचालित किए जा रहे हैं। साथ ही बहेलियों की पहचान, सूचना तंत्र को मजबूत करना और अवैध व्यापार पर रोक लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उसके आगे राजकीय पशु कौन सा है, राजकीय पक्षी तो वो पहाड़ी मैना थी और राजकीय पशु जो है वो हमारा वन भैंसा है, वाइल्ड बुफेलो है, ठीक है। फिर आगे देखिए वन भैंसों का जो संरक्षण है वो किस प्रकार से है, तो छत्तीसगढ़ के दुर्लभ एवं संकटग्रस्त वन्य जीवों में वन भैंसा प्रमुख है, यानी वन भैंसा क्या है, संकटग्रस्त है। वर्तमान में वन भैंसे छत्तीसगढ़ के उदंती अभ्यारण्य, पामेड़ अभ्यारण्य और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में सीमित मात्रा में है। कितने हैं, सीमित मात्रा में। फिर है छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली वन भैंसों की नस्ल जो है वो सर्वाधिक शुद्ध है, यानी छत्तीसगढ़ का जो वन भैंसा है उसकी नस्ल क्या है, सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है। फिर है इस दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य के वन भैंसों का एक विशेष महत्व है। लिखा है भैंसों को महत्व देते हुए राज्य शासन द्वारा इसे राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। इसके रहवास स्थलों में बढ़ते जैविक दबाव के कारण वन भैंसों का संकट जो है वर्तमान में बढ़ रहा है। शेर, मानव शिकारी, रिंडरपेस्ट नामक बीमारी इनके शत्रु हैं। प्रदेश में वन भैंसों को संरक्षित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आगे देखिए बायसन के विपरीत वन भैंसे जो है खेतों में प्रवेश कर जाते हैं। जो वन भैंसे होते हैं ना वो क्या करते हैं, जिस तरीके से खेत होती है, यहाँ पर मान लीजिए फसल लगाया गया, ठीक है, तो ये फसलों को क्या करती है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है इसमें घुसकर। फिर देखिए हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने बांधवगढ़ से बस्तर तक के क्षेत्र का विशद वर्णन जो है वो संस्कृत में लिखे अपने ग्रंथ कादम्बरी में किया है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में कि वन भैंसों का उल्लेख किस प्राचीन संस्कृत कवि ने किया है। ऑप्शंस में दे देगा बाणभट्ट, कालिदास, इस तरीके से और भी दे देगा, मान लीजिए पाणिनि हो गए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि बाणभट्ट ही इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर देखिए उसमें इस क्षेत्र में वन भैंसों की प्रचुरता का वर्णन करते हुए उसे साक्षात मृत्यु का प्रतीक बताया गया है। याद रखिएगा साक्षात मृत्यु का प्रतीक वन भैंसों को बताया गया है। और राजकीय वृक्ष आप सबको पता है साल है, जिसे सरई भी कहते हैं।
अब देखिए नई राजधानी जो है वो क्या है, नया रायपुर, ठीक है। तो कुठेर भाटा राखी गांव में नया रायपुर के नाम से नई राजधानी विकसित की जा रही है। तो ये गांव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कुठेर भाटा राखी गांव में। फिर उसके बाद है नया रायपुर जो है वो 8013 हेक्टेयर भूमि पर 3 चरणों में विकसित किया जा रहा है। कितने हेक्टेयर भूमि पर, 8013, ये याद होना चाहिए। उसके आगे देखिए 13वें वित्त आयोग से नया रायपुर के विकास के लिए 550 करोड़ रुपए का अनुदान मिला है। कौन से वित्त आयोग से मिला है, 13वें वित्त आयोग से। कितना करोड़, तो 550 करोड़। उसके अलावा बेहतर पुनर्वास की व्यवस्था, नया रायपुर देश का पहला ऐसा शहर होगा जिसे गांवों की आबादी को विस्थापित किए बिना सुव्यवस्थित रूप से बसाया जा रहा है। केवल एक गांव राखी को नए स्थान पर विकसित किया गया है और उसे मिलाकर नया रायपुर परियोजना क्षेत्र के सभी 13 गांवों में शहरों की तरह हर प्रकार की बुनियादी सुविधाएं जो है वो विकसित की जा रही है। आगे देखिए ग्राम राखी के व्यवस्थापन के लिए नया रायपुर परियोजना के अंतर्गत नया राखी का जो निर्माण है वो छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के माध्यम से हुआ है। राखी गांव के बेहतर पुनर्वास के लिए NRDA को राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। आगे देखिए नया रायपुर में मंत्रालय एवं सचिवालय भवन का नाम महानदी और विभागाध्यक्ष भवन का नाम इंद्रावती। इसको आप अभी के अभी नोट करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि नया रायपुर में मंत्रालय एवं सचिवालय का नाम महानदी और विभागाध्यक्ष जो भवन है उसका नाम है इंद्रावती। नया रायपुर में पानी की व्यवस्था के लिए महानदी में एक बड़ा एनीकट बनाया जाएगा। फिर आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि बेहतर सार्वजनिक परिवहन प्रणाली, राज्य सरकार विश्व बैंक की सहायता से बस आधारित शहरी परिवहन प्रणाली की कार्य योजना पर काम जारी है। इस दिशा में बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का काम भी शुरू हो गया है। नया रायपुर को रेल मार्ग से जोड़ने के लिए रेल मंत्रालय ने रायपुर धमतरी नैरो गेज लाइन को ब्रॉड गेज में बदलने की सहमति प्रदान की है। ये PYQ है, ठीक है, ये CG व्यापम में एक बार पूछा गया था, तो याद रखिएगा रायपुर धमतरी था। ऑप्शन में मान लीजिए रायपुर भिलाई रहेगा, रायपुर धमतरी रहेगा, रायपुर दुर्ग रहेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ देखिए इको फ्रेंडली शहर बनाया जा रहा है ना नया रायपुर को। तो नया रायपुर में 26% से ज़्यादा हरित क्षेत्र होगा। नया मंत्रालय में सौर ऊर्जा प्लांट भी लगाया गया है। नया रायपुर में करीब 15 एकड़ क्षेत्र में फैले विशाल राजधानी सरोवर का 27 जनवरी 2014 को लोकार्पण किया गया। करीब 7 लाख घन मीटर वर्षा जल की संग्रहण क्षमता वाले इस सरोवर के विकास में सिडको नवी मुंबई जो है वो सलाहकार थी। तो मान लीजिए कौन सलाहकार थी, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। 4 ऑप्शंस रहेंगे तो याद रखिएगा सिडको नवी मुंबई। उसके अलावा देखिए जंगल सफारी, तो नंदन जू एंड सफारी विश्व स्तरीय जंगल सफारी का जो निर्माण है 202 हेक्टेयर में किया जा रहा है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी होगी। इसमें जानवरों के लिए अस्पताल भी बनाया जा रहा है। उसके बाद देखिए वनस्पति उद्यान, नया रायपुर के ग्राम खंडवा के नज़दीक एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े वनस्पति उद्यान की भी स्थापना के लिए कार्य शुरू हो गया है। यह विश्व स्तरीय वनस्पति उद्यान 153 हेक्टेयर के रकबे में बनाया जाएगा। फिर उसके आगे देखिए नॉलेज हब, नया रायपुर में आने वाले सालों में नॉलेज हब के रूप में विकसित होगा। यहाँ हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का कैंपस, IIM, IIT के में भी कैंपस होंगे और लगभग यह 1000 एकड़ में नॉलेज पार्क और इतने ही रकबे में अम्यूज़मेंट पार्क भी बनवाया जाएगा। फिर आगे देखिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, राज्य सरकार के द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी कि NTPC के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया गया है। तो इसमें यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे बनाया जा सकता है कि राज्य सरकार के द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के सहयोग से या फिर NTPC के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बनाया गया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आपको नोट कर लेना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या लिखा है। नया रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का जो लोकार्पण है वो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है। ये भी पूछ सकता है ना कि किसके द्वारा किया गया है।
और याद रखिएगा कि जिन पर मतलब जिनके नाम पर इस संस्था का नाम रखा गया है वह कौन थे? वो स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग मंत्री थे। कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग मंत्री। आगे देखिए, नया रायपुर में छत्तीसगढ़ निर्माण अकादमी की स्थापना की जाएगी। नया रायपुर परियोजना में ग्राम तूता में 100 एकड़ भूमि में उद्योग विभाग द्वारा नई दिल्ली के प्रगति मैदान की तर्ज पर व्यापार केंद्र की स्थापना की जा रही है। परिसर आजाद भारत के प्रथम उद्योग मंत्री स्वर्गीय पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। याद रखिएगा कि लॉजिस्टिक हब भी बनाया जा रहा है जिसका निर्माण 100 एकड़ में किया जाएगा। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग ना विधायिका कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि क्लासेस जो है वो आपकी ज़्यादा एफिशिएंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जो भी ऐसे उतने इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं होंगे, मैं उनको कवर ना करते हुए जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।